और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोफिया खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी लीडर हैं, शिवाजी सरकार जी जुड़ गए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आलोक वत्स जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी लीडर हैं। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले आलोक वत्स जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा बीजेपी ने बंगाल तो फतेह कर लिया है, लेकिन उसके बाद जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही। शुभेंदु अधिकारी के पीए तक का मर्डर कर दिया गया है। देखिए जयरा जी, लोकतंत्र की सरेआम हत्या, लोकतांत्रिक मूल्यों की सरेआम हत्या का इससे बड़ा उदाहरण शायद आजादी के बाद देखने को नहीं मिला। एक तरफ चीफ मिनिस्टर कह रही हैं कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, फिर इलेक्शन का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए जो व्यक्ति पहले से है और उसको जनता दस्त करती है और वो कहता है या कहती है कि नहीं जी मैं तो नहीं छोड़ूंगी सीट, क्या मजाक बना दिया हमने लोकतंत्र। इससे तो अच्छा राजशाही में थे, एक राजा था उसकी मनमानी चलती थी, प्रजा तो सुखी रहती थी, जो हम लोग पढ़ते हैं किताबों में। लेकिन यहाँ तो हर व्यक्ति आतताई बना हुआ है। जी जी, लेकिन टीएमसी कह रही है ये खुद बीजेपी ही करवा रही है ये सारी हिंसा हमें बदनाम करने के लिए। देखिए अब ये सब बातें, एक चीज आपको बता दूं जयरा, ये कलयुग है, और कलयुग में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का हास हुआ है, सबसे ज्यादा किसी चीज का नैतिक पतन हुआ है, तो वो है कैरेक्टर। चाहे वो हम हो, आप हो, नेता हो, इंजीनियर हो, किसी के पास कोई कैरेक्टर नहीं, न चरित्र है, न चाल है, न चेहरा है। आए दिन जो खबरें सुनने को मिलती हैं, शायद आपको पढ़ते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते होंगे कि 4 साल की बच्ची का रेप करके उसका गला घोट दिया। बिल्कुल, देखिए ये तमाम मुद्दे आप लोगों की तरफ से वहां पर उठाए गए थे, और इस चीज का देखिए नतीजा भी यहाँ निकलकर सामने आया, आपके फेवर में रिजल्ट गया है। सोफिया खान जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरह से हिंसा बढ़ती जा रही है नतीजों के बाद, और बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के जरिए ये सब कुछ करवाया गया है। जी सोफिया खान जी, आप सुन पा रही हैं? जी जी, अपनी बात रख सकती हैं। क्या आप सवाल सुन पाई हैं मेरा सोफिया जी? हाँ जी, क्या कहा आपने? जी जी, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो भी हिंसा इस वक्त बंगाल में हम देख रहे हैं हो रही है, बीजेपी टीएमसी को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर में भी कहा जा रहा है कि टीएमसी के जरिए इसे करवाया गया है। देखिए अभी इसमें मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो मेरे पास शर्त नहीं है कि चित भी इनकी पढ़ भी उनकी। जब सरकार पे तृणमूल कांग्रेस थी, इन्होंने पोस्ट पोल वायलेंस, जिसको एक मुद्दा बनाकर, एक अहम मुद्दा बनाकर ये लोग आज सत्ते पर हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि जनता का, डेफिनेटली जनता ने जिनको चुना है तो जनता सर्वोपरि है और जनता जनार्दन है, उनके जो भी वर्डिक्ट है उनको मैं सम्मान करती हूँ। बाकी जो चीज हुई नहीं हुई, देखिए सत्ते पर आने के बाद कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि ये डबल इंजन की सरकार हो चुकी है, केंद्र इनके हाथ में है, बल इनके हाथ में है, चुनाव आयोग इनके हाथ में है। अभी यहाँ पर 2.5 लाख कंपनियां केंद्रीय बल की, 2.5 लाख केंद्रीय बल पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ इसलिए तैनात की गई थी ताकि पोलिंग और पोस्ट पोलिंग वायलेंस ना हो सके। लेकिन अब ये सारी जो घटनाएं आ रही हैं, कौन मरा मैं उस पर नहीं आती हूँ, किसके लोग मर रहे हैं ये भी मैं नहीं आती हूँ, लेकिन पश्चिम बंगाल में हत्याएं हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, आम लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है, और इसकी जिम्मेदारी भी ये लोग तृणमूल कांग्रेस को दे रहे हैं निर्लजता के साथ। तो ये मुझे लगता है कि अभी लोकतंत्र में, अभी इसका मैं क्या जवाब दूं बीइंग अ टीएमसी लीडर, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी टीएमसी के सारे जितने भी दफ्तर थे उनमें आग लगाना, लोगों को मारना, लोगों को भयभीत करना, और ये उल्टा कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि मतलब ये लांछन लगा रहे हैं। टीएमसी तो अभी निर्बल हो चुकी है, अभी तो अभी यहाँ पर टीएमसी, ठीक है अभी हम ऑपोजिशन पे जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी सरकार नहीं बनी है। उसके बावजूद ये जो सारी परिस्थिति की जा रही है, इसमें केंद्रीय बल कहाँ है? हमारा क्वेश्चन है कौन किसको मार रहा है वो सेकेंडरी है,
अभी जी, कोई जी। किसी को क्यों मार रहा है, ये प्राइमरी फैक्टर है। अमित जी शाह को बिल्कुल, देखिए जवाब बहुत अहम देना है ये यहाँ चाहिए। पर समझना, और ये जो हालात हैं इन्हें कंट्रोल करना, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाना। शिवाजी सरकार जी, आप किस तरह से इन हालात को यहाँ पर देख रहे हैं? नतीजों के बाद जिस तरह से चीजें लगातार बिगड़ती जा रही हैं, कभी टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की जाती है, अब तो शुभेंदु अधिकारी के पीए तक का यहाँ मर्डर कर दिया गया है, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। नहीं, जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, वो बहुत दुखद है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, और खास करके तब जब इतने भारी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस हैं, वो क्या कर रही है। जी जी। ये कहना बड़ा जैसा कि अभी टीएमसी के स्पोक्समैन ने कहा कि आखिर वो क्या कर रही हैं। दूसरी तरफ जो आपके बीजेपी के स्पोक्समैन है, वो कह रहे हैं किस तरह से आके घटना घट जाती है। तो उसमें कई, अगर आप क्राइम के एंगल से देखें, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, उसमें सवाल ये है कि क्या उस गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी थे, मुझे नहीं मालूम, मैंने उसको ठीक से देखा नहीं, मुझे ठीक से मालूम नहीं। तो शुभेंदु अधिकारी अगर टारगेट थे, तो शुभेंदु अधिकारी को पीए क्यों मारा, ये मुझे नहीं समझ में आया। और शुभेंदु अधिकारी अगर वहां थे, जो शूटर इतना शार्प है, नहीं, उस गाड़ी में वो मौजूद नहीं थे, उनके पीए ही थे। ओके, ये भी आपने साफ कर दिया। जी जी। तो किसी के पीए को क्यों हत्या करेगा, ये मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि जो पीए को हत्या कर सकता है, वो तो जो टारगेट है उनको भी हत्या कर सकता है। तो इन सारी चीजों से कई और सवाल उठते हैं जो ऑब्वियस है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसको मैं कैसे कहूं। जी जी। क्योंकि क्या देखिए, कई बार क्राइम इसलिए नहीं किया जाता है कि क्राइम में किसी को सीधे सीधे चोट पहुंचाना है, पर क्राइम में किसी को क्राइम के उसके जो रिजल्ट है उसमें उसको फंसाने की भी कोशिशें की जाती है। क्या ये कुछ इस तरह की चीज है? और इस तरह की चीज कोई जिनका दुश्मन है वो तो नहीं करेगा। और अगर वाकई दुश्मन ने ये काम किया है, तो पीए को क्यों टारगेट किया? नेचुरली पीए का काम तो सिर्फ जो भी उसका बॉस कहेगा उतना करना है। पीए तो कोई एक्शनेबल स्टेट पे होता नहीं है, ये सभी को मालूम है। तो उसको क्यों मारा गया? तो कई तरह के सवाल है, उलझने हैं, और जिस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि किसने किया नहीं किया। और देखिए, क्राइम के साथ सबसे बड़ी चीज है कि आपने अगर किसी के ऊपर शक जाहिर भी कर दिया, तो भी पुलिस का फर्ज बनता है कि उससे पूछताछ करे, उसको हिरासत में ले, उसके तरह तरह से जो भी। तो क्या इन सारी चीजों से इसका जुड़ाव है क्या? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ जो कुछ भी हो रहा है, खास करके बंगाल में, वो बहुत नेचुरल नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से ये जो चीजें सामने आ रही हैं, सोची समझी साजिश इसे कहें तो हम गलत नहीं होगा, जैसे कि हालात यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं आलोक वत्स जी। लेकिन फिर भी जो सेंट्रल फोर्सेस थी, उनकी क्या यहाँ कमी रही जो इस तरह लगातार हालात वहां बिगड़ते ही जा रहे हैं? अभी तक सरकार तो आपकी बन ही रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो सरकार सत्ता में नहीं आई है, अभी जिस तरीके से हालात हैं वो हम देख रहे हैं, अभी प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है कहें तो क्या इसको समझ सकते हैं हम? क्योंकि जिम्मेदारी तो यहाँ पर अभी सेंट्रल फोर्सेस की बनती है। आलोक वत्स जी, अनम्यूट कर लीजिए। दायरा जी, आप मेरे से पूछ रही हैं? जी जी। देखिए दायरा जी, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है। और अब अभी तो चूंकि वहां पर सरकार ही नहीं बनी है, तो एक तरीके से गवर्नर के हाथ में ही सारा कुछ है। सख्ती से वहां सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करके हो सके तो आर्मी को उतार दिया जाए, और 2-4 महीने तक आर्मी को वहां 6 महीने तक स्टेशन किया जाए, ताकि इस तरीके के एलिमेंट्स किसी भी पार्टी के हो, उनको उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। और आम आदमी, ये आम आदमी था बेचारा, एक पीए था, एक मकान लेके रहता था। आम आदमी की हत्याएं होना बंद हो जाए, क्योंकि देखिए कोई नेता नहीं मरेगा। सारे नेताओं की सुरक्षा में बड़े बड़े
कमांडोज लगे हुए हैं। मरेगा आम आदमी। इस आम आदमी को मरने से रोकना है तो मैं अपील करूंगा कि वहां पर सख्त से, क्योंकि वहां का माहौल बहुत बिगड़ चुका है। जो जानकारियां हमें प्राप्त हो रही है कि वहां का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है दायरा जी कि अगर किसी पॉश कॉलोनी में आपको अपने घर का पेंट करवाना था तो पहले आपको वहां के टीएमसी के जो लोकल एरिया का था जो भी, उसको पहले पैसे देने होते, तभी वो अलाउ करता पेंटर को आपके घर में आने के लिए। ये माहौल था। अब इससे निजात पाने के लिए जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी, जब तक वहां के आप कितनी हत्याएं होती चली जाएंगी इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। बिल्कुल। और देखिए, एक साइड के ही लोगों पर नुकसान नहीं हो रहा है। हमने देखा था कल किस तरह से एक टीएमसी कार्यकर्ता को जमकर पीटा जा रहा था, बीजेपी के वो कार्यकर्ता थे जो पीट रहे थे। तो इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और भिड़ंत लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता में। हेलो सुनिए जयरा जी, जयरा जी सुनिए, मैंने कहा ना क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है उसका, कोई नैतिकता नहीं होती है। तो चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो टीएमसी का कार्यकर्ता हो, उन दोनों के साथ सख्ती से निपटा जाए। बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले लगातार आप लोग इल्जाम लगाते थे टीएमसी के ऊपर, लेकिन अब जब से नतीजे सामने आए हैं, अब बीजेपी कारकुनान के जरिए इस तरह की चीजें ज्यादा सामने आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता इसको लेकर सख्त कदम उठाने की अब जरूरत हो जाती है? सोफिया खान जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? इन लोगों को सोफिया जी से जानना चाहूंगी मैं, आलोक जी से जवाब। देखिए, इन लोगों, उन लोगों, ये लोगों, वो लोगों, अब करना बंद कीजिए। अभी जनता देख रही है ना, अभी तो बेशर्मी के साथ ये लोग आकर टीवी में फिर से ठेकड़ा फोड़ रहे हैं टीएमसी के ऊपर। अभी टीएमसी की सरकार गई, आपकी बहुमत के साथ सरकार आ गई। अब क्या करना है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए वो सोचिए ना। यहाँ पर जो वायलेंस है क्यों नहीं रुक रहे हैं इतने? अरे अभी तो पुलिस आपकी, अभी केंद्र बल आपका, चुनाव आयोग तो आपका था ही, अभी कुल मिला के सब कुछ आपका, प्रशासन आपका, अमित शाह आपके और केंद्र आपका, फंड आपके। अभी फिर भी अगर टीएमसी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टीएमसी कितनी ज्यादा प्रभावी थी पश्चिम बंगाल में कि ये लोग टीएमसी का जो नाम रटना जो है ना, ये मुझे लगता है आने वाले 1 साल तक रटते रहेंगे। और जहां तक ये डराने की, देखिए ये जो ओवरऑल जो मेरा जो अपना पर्सनल एनालिसिस है, ये सारी चीजें एक्चुअली ये चाहे तो 2 मिनट में रोक सकते हैं। ऑब्वियसली केंद्र बल इनके हाथ में है, ये जानबूझ के करवाया जा रहा है। ये टीएमसी के जो अभी जो प्रेजेंट कार्यकर्ता हैं, जो बचे हैं, जो हैं, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको चुप बैठाने के लिए, और या तो फिर उनको पार्टी परिवर्तन करवाने के लिए एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि देखो भाई, अगर तुम अगर टीएमसी के साथ आज भी जुड़े हो तो तुम्हारा भी ये हशर हो सकता है, तुम्हारे साथ भी ये किया जा सकता है, तुमको भी गोली मारी जा सकती है। तो एक्चुअली में अभी ये पोस्ट पोल वायलेंस करवाने का इनका फिलहाल यही मंशा है, टीएमसी को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करो। लेकिन देखिए, मेरा जहां तक मानना है ना, अगर जिस देश में, अब ऑब्वियसली यहाँ पर हम ऑपोजिशन में हैं, तो जिस देश में विपक्ष को दबा दिया जाए या विपक्ष को कुचल दिया जाए, उस देश में लोकतंत्र खतरा में आना एक्चुअली इसको कहते हैं। तो मुझे लगता है लोकतांत्रिक तरीके से, अगर इनको लगता है कि इनकी जीत हुई है, तो लोकतांत्रिक तरीके से जो यहाँ पर जो विपक्ष है, जो तृणमूल अब है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जान बचे, ये देखना भी मुझे लगता है। लेकिन सोफिया जी, हम ये देखते थे इससे पहले, जब तक चुनाव नहीं हुए थे, तो लगातार टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इस तरह के इल्जाम लगाए जाते थे। अब अगर बीजेपी कार्यकर्ता के जरिए ऐसी चीजें की जा रही हैं, तो क्या लग रहा है कि अगर जो सत्ता में है वो ये करेगा तो सही है क्या? क्योंकि आप लोगों के कार्यकर्ता पर भी ऐसी चीजें सामने आती थी पहले, ऐसे इल्जाम उन पर लगाए जाते थे। देखिए, अगर मैं पुरानी बात करूंगी तो ऑब्वियसली अभी कोई बिलीव नहीं करेगा। अगर मैं कहूं कि नहीं भाई 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुए थे, एटलीस्ट कोलकाता में तो नहीं हुए थे, क्योंकि मैं कोलकाता में रहती हूँ। तो ये जो माहौल अभी जो शहर में हो रहा है, ये गांव या ये कोई सबअर्ब में नहीं हो रहा है, ये गांव इलाके में नहीं हो रहा है। जो दंगे दिख रहे हैं ना, ये बाकायदा कोलकाता जो राजधानी है पश्चिम बंगाल की, सड़कों के बीच ये सारी चीजें देखी जा रही हैं, जो पिछली बार बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बाद अगर अभी ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही दुखद है। अभी मैं फिर से ये स्टेटमेंट में मैं टिकी हुई हूँ कि मर कौन रहा है। ये देखिए, ये जितने भी विधायक हैं, वो
वो टीएमसी का हो या जीतने वाले जो कोई भी है, वो टीएमसी हो बीजेपी हो, इनको सिक्योरिटीज मिली है, कुछ लोगों को जेड सिक्योरिटीज मिली है, इनका कुछ नहीं जाता। गवाते हैं लोग जो आम कार्यकर्ता हैं, जो जमीन ग्रास रूट में काम करते हैं, वो बीजेपी को या टीएमसी को हो, तो उनका मरना, उनके साथ अत्याचार होना, ये बहुत दुखद है। क्योंकि कोई भी इंसान पार्टी करता है अपने विचारों को लेकर, जरूरी नहीं है कि आप सत्ते में हैं या केंद्र में अगर बीजेपी है तो बीजेपी की मान्यता नहीं करने वाला इस देश में दोषी है। आज के डेट में एक्चुअली में ऐसा ही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी बीजेपी की को नहीं मानते, वो लोग एंटी नेशनल हैं या तो फिर वो राज्य में रहने के लायक नहीं है। ये चीज जो है ना, यही निर्देश जो है इस वायलेंस के माध्यम से एक्चुअली में दिया जा रहा है। जी शिवाजी सरकार जी, जिस तरह से यहाँ पे लगातार जो हालात है बिगड़ते जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, अभी सरकार पूरी तरीके से बनी भी नहीं है, अभी अलगबरदारी भी नहीं हुई है, तब ये हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानी पेश आ रही है वहां पर। तो ऐसे में क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? जब सरकार बन जाएगी तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, लोग तो सहमे हुए हैं। लोगों ने अगर वोट दिया है नहीं दिया है वो एक अलग बात है। लोग जो भी कर रहे हैं, लोग इस वक्त बहुत सहमे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि पार्टियों के कार्यकर्ता जो है, सामान्य जो कार्यकर्ता है, वो भी बहुत खुश नहीं है। पर जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, और खास करके आप बार बार सवाल उठ रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस अगर रखा गया था इसलिए कि वायलेंस ना हो, तो वायलेंस जब हो रहा है, और कई जगह ये भी बताया गया, बल्कि टीवी फुटेज भी दिखाया गया कि सेंट्रल फोर्सेस वहां मौजूद हैं, तो वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? सेंट्रल फोर्सेस के जो कमांडेंट्स हैं, उनका कहना है कि वो तब तक काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि स्टेट पुलिस जिसके अंडर में वो काम कर रहे हैं वो उनको इजाजत न दे। अगर उनको यही इनकी हालत है कि स्टेट पुलिस उनकी इजाजत के बिना वो काम नहीं कर सकते और उनके सामने क्राइम होता रहे और वो चुप रहे बैठे रहेंगे, तो फिर उनको वहां भेजने की क्या जरूरत थी शो पीस की तरह? ये भी सवाल उठता है। तो ये कई तरह की चीजें हैं। अगर सेंट्रल फोर्सेस भेजा है तो फिर उनको आप पावर्स दीजिए एटलीस्ट। देखिए, पुलिस छोड़िए, एक आम आदमी जो है, आम जो शहरी होता है, उसके सामने भी कुछ होता है तो कोशिश करता है कि उसके सामने कम से कम कोई गलत चीज ना हो, अगर उसके बस में है तो। और यहाँ तो पुलिस के पास सब कुछ है, सारे हथियार हैं, सब कुछ है, पावर्स है, यूनिफॉर्म है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। आलोक जी, एक लास्ट रिएक्शन आपसे भी लेना चाहूंगी मैं कि क्या जी, अच्छा कहिए शिवाजी सरकार जी, अपनी बात पूरी करिए। बीजेपी के स्पोक्समैन ने भी कहा कि ममता बनर्जी ने रिजाइन नहीं किया, पर रिजाइन क्यों नहीं किया उन्होंने शायद सोचा नहीं। जब उद्धव ठाकरे ने, जब उनकी पार्टी से लोग निकल के चले गए थे, जब उनको रिजिग्नेशन दिया, उसके बाद जब कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें गलत हुई है, कोर्ट ने कहा कि हाँ हो सकता है गलत हुई है, पर आपने तो खुद रिजाइन किया। जी जी जी। तो ये जब प्रेसिडेंट होगा, तो जो भी चीफ मिनिस्टर होगा या जो भी बैठा हुआ होगा, तो वो तो उस प्रेसिडेंट को देखकर आगे चलेगा, इसलिए वो कह रहे हैं मैं रिजाइन नहीं करूंगा। अब आप रिजाइन नहीं करेंगे, आप उनको बर्खास्त कर सकते हैं। अगर उनको बर्खास्त कर सकते हैं तो भी उनको एक ग्लोरिफिकेशन हो सकता है। तो ये कई चीजें होती हैं। देखिए, पॉलिटिक्स इतना बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की चीजें हम अब देखिए आने वाले दिनों में भी देखेंगे, और जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनेगी उस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। आलोक जी, आपसे माफी चाहूंगी, अभी समय की कमी के कारण आपके पास नहीं आ पा रही हूँ। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।